नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। सीएम ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया मानदेय बढ़ाने का आश्वासन। बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन संपन्न, चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की कवायद कर रही बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा इस बार यूपी चुनाव के केंद्र में होंगे ब्राह्मण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर निशाना, भाजपा सरकार को बताया डबल इंजन की विफल सरकार, बीजेपी पार्टी और नेताओं पर लगाए अनर्गल आरोप। तीन दिवसीय मिशन यूपी पर असदुद्दीन ओवैसी, अतीक अहमद की पत्नी को एआईएमएम में सदस्यता करवाई ग्रहण, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। मऊ के जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में जच्चा बच्चे की मौत, शव ले जाने के एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर ले गए शव, परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के करनाल में किसान जिला प्रशासन से बातचीत विफल हो जाने के बाद जिला सचिवालय का घेराव करने निकले। इस दौरान अनाज मंडी से सचिवालय की तरफ बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान आगे बढ़ते अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत कुछ किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद इन्हें छोड़ दिया गया। इधर किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा के 5 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और बल्क एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई है। इस दौरान हाईवे पर भी जाम लग गया। किसानों ने हाईवे पर बसें भी रोकी। पैरामिलिट्री फोर्स की करीब 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। किसानों का कहना है कि हम खट्टर सरकार का अहंकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दांत से सुशोभित बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत कर दी। मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि चुनावी अभियान के केंद्र में ब्राह्मण ही होंगे। उन्होंने मंच से त्रिशूल लहराकर कहा कि हर विधानसभा पार्टी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता बनाएगी। ब्राह्मण और सभी वर्गों के लोग 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मायावती ने कहा, अगर अगले चुनाव में बीएसपी की जीत होती है तो इस बार फोकस प्रदेश की नई तस्वीर बनाने पर रहेगा, मूर्तियां और संग्रहालय बनाने पर नहीं। मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि ये लोग एक भाभी जी को लेकर घूम रहे हैं जो भाजपा के लिए माहौल बना रही है।
खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को 2 इंजन वाली सरकार बताते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक इंजन केंद्र में है तो दूसरा इंजन यूपी में है। अब 2 ड्राइवर होने की वजह से सरकार सही नहीं चल पा रही है। वहीं बीजेपी को देश और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी बताया। ये झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा बीजेपी लेके आएगी, बाकी सब पार्टी। आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे, हम तो जला के आए। भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते, ये केवल नफरत फैलाते हैं। मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी। वहीं अखिलेश यादव ने इटावा के सफाई गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, लेकिन बीजेपी के जाते उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अखिलेश ने कहा, जनता बीजेपी की सरकार से काफी परेशान है। जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डाले और सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाए। ये जितने खड़े लोग हैं या जिनसे अभी हम मिलके आ रहे हैं, ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एमबीबीएस में जनसंघ की पढ़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि एमबीबीएस में राजनीतिक लोगों का क्यों दखल है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को लेकर कहां जा रहे हैं? देखिए, ओवैसी साहब हो या बीजेपी हो, ये तो दोनों पार्टियां अयोध्या से ही शुरुआत करती हैं और कर भी रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। हम अपने हिंदुस्तान को 5000 साल पहले क्यों लेके जा रहे हैं? जो होना था, जैसे हो गया वो तो हो चुका, उसे हम क्यों बिला वजह कीचड़ में पत्थर मार रहे हैं जो छींटे उछले? हमें मालूम है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन अब सोच हमारी आगे के लिए होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए। अब इन बातों को ख़त्म करके हम सबको एक साथ मिलके विकास पे ध्यान देना चाहिए, रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए, किसान पे ध्यान देना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने की बात हो। वो तमाम ताकतें जो विघटनकारी हैं, जो हम यहाँ के रहने वालों के बीच में दरारें पैदा कर रही हैं, उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। मिशन 2022 की तैयारी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी बेटे को सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अतीक अहमद समेत आज उनका पूरा परिवार उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। वे जहां से टिकट चाहेंगे, पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारेगी।
कांग्रेस ने बसपा की ब्राह्मण राजनीति पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को प्रबुद्ध वर्ग अच्छे से समझ रहा है। उन्होंने इसे स्वार्थ की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अलावा कोई भी दल ब्राह्मणों के साथ नहीं खड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ब्राह्मणों पर किए जा रहे अत्याचार को सबसे पहले कांग्रेस ने ही उठाया। बसपा केवल दिखावा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अब चाहे जितना विचार गोष्ठी कर ले और प्रबुद्ध सम्मेलन कर ले, लेकिन इस कुकुरमुत्ता राजनीति से ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध समाज गुमराह होने वाला नहीं है। रायबरेली की जब घटना हुई तब तो कहीं पर नहीं दिखाई दी बहुजन समाज पार्टी। कोई पार्टी चुप नहीं बोल नहीं रही थी। अगर कोई बोल रहा था, आवाज उठा रहा था, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी उठा रही थी। कांग्रेस ने संसद के अंदर उठाए जो ब्राह्मणों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ। अब जब चुनाव आया है तब उनको याद आई है खुशी दुबे की, लेकिन 1.5 साल से नवविवाहिता वो जेल के अंदर बंद है, तब बहुजन समाज पार्टी को याद नहीं आई। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए। मऊ जनपद के जिला अस्पताल में मां और नवजात की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि दोनों की मौत इलाज के अभाव में हुई है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल द्वारा महिला के शव के लिए परिजनों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल सकी। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने जबरन मरीज को यहां से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए डिस्चार्ज कर दिया। मरीज को खून की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में खून का भी इंतजाम नहीं था। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि महिला को मृत बच्चा हुआ था, जिसकी खबर सुनकर उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। इस पर बेहतर उपचार के लिए आजमगढ़ भेजा जा रहा था, लेकिन परिजनों ने एम्बुलेंस नहीं ली। सिद्धार्थनगर जनपद में सैकड़ों गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। अधिकारी कर्मचारी बाढ़ क्षेत्र गांव का लगातार दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांव में अभी तक अधिकारी कर्मचारी और नेता नहीं पहुंच पाए। बांसी तहसील क्षेत्र के तिवारीपुर पश्चिमी के राजस्व गांव पिपरी में बाढ़ से फसलें पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। वहीं दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी हो जाने से लोगों को दूसरे के घर में जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि फसलें पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। हम लोग अपना और परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? अभी तक हमारे गांव में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हम लोगों का सुध लेने के लिए नहीं आया। प्रधान प्रतिनिधि दीपक यादव ने बताया कि पिपरी गांव से जो कम प्रभावित है उस गांव को मैरूंड कर दिया गया, लेकिन इस गांव को ना तो मैरूंड किया, ना तो अभी तक सरकार कोई लाभ गांव के लोगों को दे रही है। बाढ़ से तबाही मची है, कोई सुविधा अभी नहीं मिला है भैया। क्या करें, खाने पीने से बहुत दिक्कत है। घर में पानी हट गया है, बहुत दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं। बच्चे लोग इधर से उधर से हो रहे हैं। इतनी परेशानियाँ कुछ मिला आप लोगों को? अभी कोई नहीं मिला है भैया। तिवारीपुर से ग्राम टोला पिपरी है, जो कि इस टाइम बाढ़ से 100% पीड़ित है। लोग यहाँ के इतने दुखी हैं, ना तो पीने की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था। करीब 40 से 50 घरों में पानी घुस गया है और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे पीड़ित हैं कि लोग जाके बाहर घर छतों पे किसी के रह रहे हैं, कोई बाहर जाके रिश्तेदारी में रह रहा है। और फसल तो इस टाइम 100% नुकसान हो चुका है। एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से हमने बार बार हमने फ़ोन भी कर दिया। सब आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा भैया, हो जाएगा। हम कह रहे हैं सर मैरून करवा दीजिए। अन्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो मैरून हो चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से 4.5 करोड़ का सोना बरामद किया गया। कस्टम का हवलदार करवा रहा था सोने की तस्करी। आपको बता दें 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर भी गिरफ्तार किया गया। सोना लेकर तस्कर मुजफ्फरनगर जा रहा था। रियाद से लखनऊ आने वाली फ्लाइट से ये सोना लाया था। तलाशी में डीआरआई को
77 बिस्किट सोने के मिले हैं। सोने की तस्करी करने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। फ्लाइट से उतरे 2 यात्रियों का पीछा करके गिरफ्तार किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट से मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी गाड़ी। जेडीयू अधिकारियों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये पकड़ा, जिसमें रियाद से आए पैक्स और रिसीवर मौजूद थे। 77 सोने के बिस्किट का वजन है करीब 9 किलो बताया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी से ब्यूरो चीफ अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, क्या रहा पूरा प्रकरण, बताएं। आयुषी, पिछले काफी समय से जैसा कि देखा जा रहा था कि एयरपोर्ट पर हमेशा बिस्किट पकड़े जा रहे थे या सोने के जवाहरात पकड़े जा रहे थे, अलग अलग तरीकों से। कभी लगेज में, कभी अभी बीच में केस पकड़ा गया था जिसमें अपनी शरीर के अंदर ही ऑपरेशन कराकर सोना लाया जा रहा था। तो अलग अलग तरीके से कस्टम से छुपा कर कोशिश की जाती थी कि एयरपोर्ट पे सोना लाया जाए, लेकिन इसका मुख्य सरगना कौन था ये समझ में नहीं आ रहा था। आज जिस तरीके से एक केस सामने आया जिसमें सोने के 77 बिस्कुट जिनकी जो वजन है वो लगभग 9 किलो है और इसकी जो अनुमानित कीमत है वो 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है। जब अधिकारियों ने ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा तो वो थोड़ा सा हेरफेर उसकी शारीरिक जो अवभाव थे उसमें समझ में आने लगा। तो जांच में पाया गया कि व्यक्ति ने 77 सोने के बिस्किट लिए हुए थे। जांच में यह भी पाया गया कि इस पूरे रैकेट का जो मुख्य हैंडलर है वो कस्टम का ही हवलदार है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए हवलदार के पास के द्वारा तस्करों से सोना निकालने की साठगांठ थी। लगभग 1.5 साल से ये जो रैकेट था ये काम कर रहा था और क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट का ही कस्टम का एक हवलदार था जो कि इसमें मिली भगत और साठगांठ में मौजूद रहता था, तो इस वजह से आसानी होती थी उनको सोना ले जाने में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके मुख्य तार जुड़े पाए गए हैं और इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो मुजफ्फरनगर बताया जा रहा है। आयुषी जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।